आपको जैव रसायन बायोकेमिस्ट्री से संबंधित जो लेसन है उसके बारे में विस्तार से अध्ययन करेंगे। तो सबसे पहले तो इसकी डेफिनेशन की बात करें कि जैव रसायन है क्या। तो सबसे पहले ध्यान दें कि इसकी जो डेफिनेशन इस प्रकार से है कि रसायन विज्ञान की वह शाखा जिसके अंतर्गत सजीवों में होने वाली जैविक क्रियाओं का अध्ययन किया जाता है उसे जैव रसायन कहते हैं। ये जो जीवों के अंदर जो जैविक संरचना है उसका मूल आधार है जैव अणु। इस लेसन के अंतर्गत अपन जैव अणु के बारे में विस्तार से अध्ययन करेंगे। तो इसके अंतर्गत जो जैव अणु आते हैं वो आते हैं, एक तो है कार्बोहाइड्रेट, इसके अलावा एक है प्रोटीन, प्रोटीन के अलावा एक है एंजाइम, इसके अलावा विटामिन और इसके अलावा हार्मोन्स और इसके अलावा न्यूक्लिक अम्ल। ये सभी जैव अणु आते हैं। प्रत्येक के बारे में अपन यहाँ पे विस्तार से अध्ययन करेंगे। तो सबसे पहले अध्ययन करेंगे कार्बोहाइड्रेट। कार्बोहाइड्रेट ये क्या है? तो यहाँ पे ध्यान दें कि जो कार्बोहाइड्रेट है वो दो शब्दों से मिलकर बना है, कार्बन प्लस में हाइड्रेट। मतलब यहाँ पर कार्बन से तात्पर्य है कार्बन और हाइड्रेट से मतलब है जल, H2, जिसको रसायन भाषा में H2 हाइड्रोजन ऑक्साइड कहेंगे। अब बात करें कि ये जो कार्बोहाइड्रेट है ये दो शब्द बने, कार्बन प्लस में हाइड्रेट। तो ये इसकी जो डेफिनेशन है वो इस प्रकार से है कि जल युक्त कार्बन के वे यौगिक जिनका सामान्य सूत्र CxH2OY के अनुरूप होता है, जो इस सूत्र को फॉलो करता है, इसके अनुरूप होते हैं, वो सभी कार्बोहाइड्रेट कहलाते हैं। जैसे फॉर एग्जांपल के लिए अपन देखें तो जैसे ग्लूकोज और फ्रक्टोज है, ये दो, इन दोनों का संरचनाएं तो अलग हैं लेकिन अणुसूत्र जो एक ही है और वो है C6H12O6। यहाँ पे आप देखोगे तो इसका जो सामान्य सूत्र है वो इसमें देखेंगे तो इसके अनुरूप है। वो कैसे है ध्यान दें इसमें, जैसे यहाँ पे C6 है और H2O है, Y की जगह यहाँ पे 6 आएगा। कहने का मतलब ये यहाँ पे X का मान भी 6 है और Y का मान भी 6 है। ये इस सूत्र के अनुरूप है, इसलिए कार्बोहाइड्रेट है। इसी प्रकार से हम और भी एग्जांपल ले सकते हैं, जैसे सुक्रोज, माल्टोज और लैक्टोज। ये तीनों का एक ही फॉर्मूला है, सूत्र है, वो है C12H22O11। यहां पर इसको भी इसके अनुरूप, सूत्र के अनुरूप देखें तो ये इसके अनुरूप हो जाएगा, जैसे C12H2O का होल 11। मतलब इस सूत्र के अनुरूप ये भी हो गया, इसलिए ये भी कार्बोहाइड्रेट है। तीसरा इसमें है, और भी अन्य उदाहरण लें तो इसमें आ जाता है स्टार्च, सेलुलोज, इसके अलावा ये है ग्लाइकोजन। इसका सूत्र देखें तो इसी के अनुरूप इसका सूत्र होता है, इनका फिक्स। इसी देखिए तो तीनों का एक ही सूत्र होगा, C6H10O5 का होल n। ये इसका सूत्र है और ये इसको भी अगर इसके सूत्र के अनुरूप देखें तो ये ऐसे सेम हो जाता है, H2O का होल 5
और ये इसके होल है। मतलब कहने का मतलब ये जो आपको जितने भी एग्जाम्पल लिखाए हैं ये इस सूत्र के अनुरूप है, इसलिए सारे कार्बोहाइड्रेट हैं। तो इस प्रकार से प्यारे बच्चों ये यहाँ पर ये है कार्बोहाइड्रेट की परिभाषा। लेकिन यहाँ जो ये कार्बोहाइड्रेट की परिभाषा दी गई है, इस परिभाषा के अपवाद हैं। अपवाद क्योंकि ये काफी पुरानी परिभाषा है, इसका बड़ा एक ऐतिहासिक महत्व है। इसी के नाम पे जो है इनका जो नाम है कार्बोहाइड्रेट रखा गया है। लेकिन इसके कुछ अपवाद हैं। वो अपवाद क्या हैं वो आपको समझना है कि सबसे पहले तो इसके दो प्रकार के अपवाद हैं। दो प्रकार की क्या है अपवाद? फर्स्ट, इस परिभाषा के अपवाद हैं। फर्स्ट अपवाद वो होंगे, समझे इस बात को, कि कुछ अणु ऐसे होते हैं या कुछ यौगिक ऐसे होते हैं जो कार्बोहाइड्रेट नहीं है, लेकिन संयोग से उनका जो सामान्य सूत्र है वो इसके अनुरूप हो गया है। जैसे मैं आपको एक एग्जांपल देता हूं, जैसे है फॉर्मेल्डिहाइड। ये जो फॉर्मेल्डिहाइड है इसका सूत्र है CHHCHO, ये आप जानते हो। ये एल्डिहाइड वर्ग में आता है, ये कार्बोहाइड्रेट नहीं है, लेकिन ये संयोग से इसका सूत्र देखें तो इसमें कार्बन 1 है, हाइड्रोजन 2 है, ऑक्सीजन 1 है। तो यहाँ पे आप देखोगे तो इसका जो यहाँ पर CHH2I के अनुरूप इसका ये जो सामान्य सूत्र बन गया, संयोग से इसका सूत्र सामान्य सूत्र है वो कार्बोहाइड्रेट के अनुरूप है, इसलिए परिभाषा के अनुसार ये कार्बोहाइड्रेट होना चाहिए। लेकिन ये अपवाद है कार्बोहाइड्रेट की परिभाषा का, ये कार्बोहाइड्रेट नहीं है। इसी प्रकार से आप देखेंगे एक और अन्य उदाहरण है जिसका नाम है एसिटिक अम्ल। तो इसमें देखोगे तो इसमें CH3COOH ये इसका सूत्र है। और यहाँ पे आप देखेंगे तो यहाँ पर कार्बन 2, यहाँ हाइड्रोजन 4 और ऑक्सीजन 2, ये इसका सूत्र है। और इस सूत्र को भी देखें तो ये CHH2I के अनुरूप डल जाता है, सेम इसी प्रकार से सूत्र बन जाता है। तो इसका मतलब ये है कि ये जो चाहे फॉर्मेल्डिहाइड है चाहे एसिटिक अम्ल है, ये एसिटिक अम्ल ये कार्बोक्सिलिक अम्ल में आता है, ये एल्डिहाइड में आता है, ये कार्बोहाइड्रेट नहीं है, लेकिन संयोगवश इनके जो सामान्य सूत्र हैं वो कार्बोहाइड्रेट के अनुरूप हैं। ये अपवाद हो गए दूसरे प्रकार के अपवाद। दूसरे प्रकार के अपवाद जानते हैं इसमें। दूसरे प्रकार के अपवाद वो हैं जो कार्बोहाइड्रेट तो हैं लेकिन उनका जो सामान्य सूत्र है वो CHH2I के अनुरूप नहीं है। कैसे? जैसे एक तो DNA के अंदर एक शर्करा पाई जाती है जिसका नाम है डीऑक्सीराइबोज। यहां पर आप देखेंगे डीऑक्सीराइबोज, ये DNA के अंदर पाई जाने वाला शर्करा या कार्बोहाइड्रेट है। इसका सूत्र देखें तो इसका सूत्र होता है C5H10O4। यहां पर आप देखेंगे तो इसके सूत्र में H और O है, इसमें 2:1 नहीं है। कहने का मतलब ये CHH2I के अनुरूप नहीं है। ये कार्बोहाइड्रेट तो है लेकिन ये परिभाषा के अनुरूप नहीं है। ये जल युक्त कार्बन का यौगिक नहीं है, इसका सामान्य सूत्र CHH2I के अनुरूप नहीं है। इसी प्रकार आप देखेंगे तो अगला है उदाहरण रेमनोज। रेमनोज का सूत्र देखेंगे तो ये होगा C6H12O5। यहाँ पे भी देखेंगे तो ये 2:1 में नहीं है, इसलिए ये भी कार्बोहाइड्रेट नहीं है, ये भी कार्बोहाइड्रेट का अपवाद है। जिस प्रकार से दो प्रकार की जो है परिभाषा के कार्बोहाइड्रेट के अपवाद है, इन परिभाषाओं के अपवादों को देखते हुए और कार्बोहाइड्रेट की एक वैज्ञानिक परिभाषा दी गई है। वो जो वैज्ञानिक परिभाषा क्या है वो इसकी संरचना पर आधारित है। ये जो परिभाषा है कार्बोहाइड्रेट की संरचना पे परिभाषा आधारित है। संरचना में क्या होता है, कार्बोहाइड्रेट की संरचना अगर अपन देखते हैं तो उसमें बहुत सारे हाइड्रोक्सी होते हैं और उसमें या तो एल्डिहाइड समूह होते हैं या कीटोनिक समूह होते हैं। तो उसी के अनुरूप जो है इसकी संरचना पे आधारित ये परिभाषा है। क्या परिभाषा होती है कि वे प्रकाशिक सक्रिय यौगिक जो
वे प्रकाशिक सक्रिय यौगिक जो पॉलीहाइड्रोक्सी एल्डिहाइड या कीटोन होते हैं अथवा जल अपघटन के पश्चात पॉलीहाइड्रोक्सी एल्डिहाइड या कीटोन बनाते हैं, कार्बोहाइड्रेट कहलाते हैं। इस प्रकार से ये वैज्ञानिक परिभाषा है, ये संरचना पे आधारित है कार्बोहाइड्रेट की। तो इस प्रकार से ये तो है इसकी परिभाषा की बात। अब आगे बात करते हैं इससे संबंधित कार्बोहाइड्रेट। कार्बोहाइड्रेट का वर्गीकरण, कार्बोहाइड्रेट का वर्गीकरण। वर्गीकरण की बात करें तो इसका एक सबसे प्रचलित वर्गीकरण है और उसका नाम है जल अपघटन के आधार पे, और उसके आधार पे इसका जो है इसके 3 प्रकार हैं कार्बोहाइड्रेट के। 3 प्रकार कैसे कार्बोहाइड्रेट को सैकराइड बोलते हैं, उसी के आधार पे इनके जो प्रकार बनाए गए हैं। पहला है मोनोसैकराइड, दूसरा है ओलिगोसैकराइड और तीसरा है पॉलीसैकराइड। इस प्रकार से ये इसकी परिभाषा है। 3 प्रकार हैं। तो सबसे पहले मोनोसैकराइड की बात करें तो क्या परिभाषा होगी? वे कार्बोहाइड्रेट जिनका जल अपघटन नहीं होता है। जल अपघटन मतलब ये छोटे होते हैं, इनका आगे मतलब जल के द्वारा कोई टुकड़े नहीं होते हैं, तो वे कार्बोहाइड्रेट जिनका जल अपघटन नहीं होता वे मोनोसैकराइड कहलाते हैं। ये सरल कार्बोहाइड्रेट का, इनको सरल शर्कराई बोलते हैं। जैसे फॉर एग्जांपल के लिए इसमें ग्लूकोज और फ्रक्टोज ये आते हैं, ग्लूकोज और फ्रक्टोज। इसी में आगे और एग्जांपल देखें तो इसके समतुल्य मेनोज भी आते हैं इसी के अंदर, और एक आते हैं गैलेक्टोज। इन सब का एक ही फॉर्मूला है, वो है C6H12O6। यहाँ ये सरल शर्कराएं हैं, आगे इनका जल अपघटन नहीं होता है। इसके बाद में अगले नंबर दूसरा प्रकार है वो है ओलिगोसैकराइड। ये क्या होते हैं? ये इनसे बड़े होते हैं और इनका जल अपघटन होता है। इनकी परिभाषा ऐसी होगी कि वे कार्बोहाइड्रेट जो जल अपघटन के द्वारा 2 से 10 तक मोनोसैकराइड बनाते हैं। मतलब कहने का मतलब इनके टुकड़े होकर के छोटे टुकड़े हो जाएंगे, मोनोसैकराइड बनेंगे। जैसे इसके फॉर एग्जांपल के लिए इसके 3 उदाहरण हैं अपन, सुक्रोज, इसके अलावा माल्टोज और इसके अलावा एक तीसरा है लैक्टोज। ये तीनों हैं और इनका एक ही सूत्र है C12H22O11। अब इन तीनों का देखें तो किस प्रकार से ये जैसे टुकड़े होते हैं, तो अपन देखें तो जैसे C12H22O11 तीनों का एक ही फॉर्मूला है, और इसका जल अपघटन करें तो इस प्रकार से होता है C6H12O6 प्लस में C6H12O6। अब ये तीनों का हुआ कैसे है, यहाँ पे ध्यान दें कि जैसे सुक्रोज है यहाँ पे, तो सुक्रोज का अगर अपन जल के द्वारा अपघटन करते हैं तो इसमें 2 मोनोसैकराइड बनते हैं, जिसमें एक का नाम है ग्लूकोज और एक का नाम है फ्रक्टोज। इस प्रकार से ये इसके 2 जो है टुकड़े हो गए। इसी प्रकार से माल्टोज अगर अपन लें तो इसका अगर जल अपघटन करें तो जल अपघटन से यहाँ पर एक दोनों ही इसके जो मोनोसैकराइड बनते हैं वो ग्लूकोज बनते हैं। इसी प्रकार से तीसरा अपन लैक्टोज लें और लैक्टोज का अगर जल अपघटन करें तो इसमें एक तो ग्लूकोज बनता है और एक बनता है गैलेक्टोज। इस प्रकार से ये जो जल अपघटन से इसमें बनते हैं 2 मोनोसैकराइड, तो इनको नाम दिया गया है ओलिगोसैकराइड, क्योंकि ये 2 ही बने हैं इसलिए इसको डाइसैकराइड भी कहते हैं। और रही बात इनकी, जैसे वैसे देखें तो सुक्रोज जो है वो मुख्यतः गन्ना और चुकंदर में पाया जाता है। इसी प्रकार से माल्टोज की बात करें
तो ये मुख्यतः अंकुरित बीजों में पाया जाता है। लैक्टोज की बात करें तो ये अपने जो दूध में पाई जाने वाली शर्करा है, इसलिए इसको दुग्ध शर्करा ही बोलते हैं। तो ये है ओलिगोसैकेराइड। और इसमें तीसरा जो प्रकार है उसका नाम है पॉलीसैकेराइड। थर्ड प्रकार है जिसका नाम है पॉलीसैकेराइड। पॉलीसैकेराइड की बात करें, क्या परिभाषा होगी कि वे कार्बोहाइड्रेट जो जल अपघटन के द्वारा 10 से अधिक, मतलब 2 से 10 तक जो मोनोसैकेराइड वो ओलिगोसैकेराइड में बनाते हैं। तो इसकी परिभाषा ऐसे कि वो वे कार्बोहाइड्रेट जो 10 से अधिक मतलब अनेक मोनोसैकेराइड बनाते हैं पॉलीसैकेराइड कहलाते हैं। और इसके उदाहरण आपके आ जाते हैं स्टार्च, सेलुलोज और ग्लाइकोजन। तीनों का एक ही सूत्र है C6H10O5 का ओल है। ये क्या है, बहुलक होते हैं, इनको शर्करा भी बोलते हैं और ये होते हैं पॉलीसैकेराइड हैं। और प्यारे बच्चों, इस कोरोना के महामारी में आप अपना सावधानियां रखें, घर पे रहें, स्टे होम।